हेलो एवरीवन, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और आज जैसा कि आपको पता है, मैं बात करने जा रहा हूं जो टॉपिक आपके सामने लिखा गया है, भारतीय सड़क सिद्धांत का भाग दूसरा। क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है वो ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं कल की डेट में। और आज तारीख है आपकी 8 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2022 को मैं भारतीय सड़क सिद्धांत की दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूं अपने YouTube चैनल पर। और जिस YouTube चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट के नाम से। आप इसको YS राघव क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और अब मैंने उसको सर्च करके देखा था स्टडी पॉइंट के नाम से, तो जो नाम अब अपडेट हो चुका है, आप चाहें तो इसको स्टडी पॉइंट के नाम से भी सर्च करके देख सकते हैं। उस पर मेरा फोटो लगा हुआ है और वहां से आपको कई लिंक खुलकर आएंगे, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट भी खुलकर आएगा, लेकिन वहां मेरी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी सर्च करने पर, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं कला के सेक्शन की। और कला के पार्ट में मैं अब तक यहाँ जो आपके सामने बात कर चुका हूं वो दो टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं हम। पहला जो कला का सैद्धांतिक वाला पार्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कला वाला पार्ट है टीजीटी पीजीटी आर्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम तीन तरीके से कला को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम सैद्धांतिक कला के अनुसार, दूसरा पढ़ते हैं हम जो आपका भारतीय कला जो है, मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आपकी जो कला और साहित्य हम उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरोपीय कला, जिसको हम पाश्चात्य कला की संज्ञा देते हैं। उसमें हमने सैद्धांतिक कला वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट किया था। और यहां से यकीनन हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टोटल 125 क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं आपका 10% मार्जिन रहता है भारतीय सैद्धांतिक कला का। और उसमें हम कला का परिचय, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कला के तत्व, उसके बाद षडांग सिद्धांत, कला के संयोजन सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। और बात करते हैं हम यहाँ से कला पद्धतियां, लोक कलाएं शैली क्या रही हैं, ठीक। तो लगभग और आपके सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का क्या आपका प्रयोग रहा है, ठीक, किसने बनाया, उसका क्या इतिहास रहा है, क्या माप रहती है, क्या रंग का क्या आपकी जो प्रभाव रहता है। तो ये सारी चीजें आपकी जो पार्ट होता है वो कला का सैद्धांतिक कला वाला पार्ट होता है, ठीक। लेकिन अब हम जो सैद्धांतिक कला में हम दो पार्ट आपके कंप्लीट कर चुके हैं। एक कर चुके हैं आपका कौन सा, कला का परिचय, और दूसरा कर चुके हैं कला के तत्व। इसकी वीडियो पड़ी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो लिंक है वो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं। भारतीय षडांग सिद्धांत के जो 3 षडांग थे और उसका परिचय मैं कल कराया था मैंने 7 तारीख को, और उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप वहां जाकर उसको देख लें। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है पहली बार, वो पहले उस वीडियो को देखे तब जाकर इस वीडियो को देखे। तो चलिए, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारतीय षडांग सिद्धांत के जो आपका दूसरा भाग है। कल की क्लास तक हम बात कर चुके थे, आपको मालूम है षडांग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जो आपका श्लोक था, रूप वेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्ण का भंग इत चित्र षडंगकम। दैट मीन्स हमें पहला जो षडांग मिलता है इस श्लोक से वो कौन सा मिलता है, रूप वेद। दूसरा कौन सा मिलता है, दूसरा मिलता है हमें प्रमाण, जो कि क्रम की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा जो मिलता है वो मिलता है हमें भाव। चौथा जो हमें षडांग मिलता है वो मिलता है कौन सा, लावण्य योजना, लावण्य योजना, ठीक। पांचवा जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें सादृश्य परीक्षण, सादृश्य परीक्षण। और जो छठवां मिलता है हमें वो मिलता है कौन सा, वर्ण का भंग, वर्ण का भंग। इसमें हम रूप भेद को, प्रमाण को और भाव को देख चुके थे। जैसे कि अगर रूप भेद को जो हमने देखा था उसमें हमने बात की थी कि आपका रूप भेद क्या होता है, जो हमारे किसी भी व्यक्ति के चित्र के आंतरिक व बाह्य सौंदर्य का क्या कराता है, बाह्य अभिव्यक्ति की क्या कराता है, कल्पना कराता है,
ठीक, तो वो क्या होता है, रूप होता है, मतलब किसी भी चित्र के आंतरिक व बाह्य रूप का ज्ञान कराता है। वहीं अगर बात करें हम, जो प्रमाण है, प्रमाण हमारा मापन कैसे संबंधित होता है, जिसमें हमने मानव के 5 प्रकार के रूपों के बारे में बात की थी, जिसमें बाल रूप था, उसके बाद हमने बात की थी कुमार रूप की, उसके बाद फिर हमने बात की थी किसकी, मानव की। मानव में हमने 2 के देखे थे, उत्तम पुरुष और सामान्य पुरुष। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, भयानक रूप की, और बात की थी कौन से रूप की, जो आपका राक्षस रूप है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका भाव है, भाव क्या है, भाव से ही कोई भी मनुष्य चित्र, जो भी व्यक्ति किसी चित्र को देख रहा है, तो चित्रकार की जो भावना हमें दिखाई देती है चित्र में, वो किसके द्वारा दिखाई देती है, भाव के द्वारा दिखाई देती है। और भाव और रूप में इतना अंतर है कि रूप जो है वो आंतरिक और बाह्य, मतलब बाह्य मतलब बाहरी, दोनों के रूप की क्या कराता है, ज्ञान कराता है। लेकिन अगर आंतरिक सौंदर्य, केवल अगर आंतरिक सौंदर्य का अगर ज्ञान की हम बात करें, तो वो हमें भाव के द्वारा पता चलता है। उसके बाद हमने देखा था कल की वीडियो में कि जो आपका जो षडांग जो है वो किससे मिला है, वो जयमंगला टीका, जो कामसूत्र का जो टीकाकार थे यशोधर पंडित, उन्होंने जयमंगला नाम से टीका किया था, जो आपके प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय का था। उसके बाद वो जो थे राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे या दरबारी थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपका 6 लिम्स ऑफ आर्ट 1921 में अभिनव टैगोर द्वारा लिखा गया, हमने उसके बारे में भी बात की थी। दूसरा, चीनी षडांग किसने लिखा था, आंसर है इसका सी हो, उन्होंने जो चीनी षडांग लिखा था उसके बारे में हमने बात की थी, और थोड़ा सा परिचय हमने षडांग सिद्धांत का लिया था। 1 मिनट रुकिएगा जी। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ हम इसके जो लावण्य योजना का क्या योगदान है षडांग में, सादृश्य परीक्षण का क्या है, और वर्णिका भंग का क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लावण्य योजना से, तो चौथा जो षडांग है उसको लिखिएगा लावण्य योजना। लावण्य योजना, ठीक। देखिए लावण्य योजना क्या होता है। ठीक, अगर हम बात करें, अगर किसी भी चित्र में जो कलात्मक या रचनात्मक जो सौंदर्य है, या अगर हम बात करें कि चित्र के बाह्य सौंदर्य की अगर बात करें, देखिए रूप में हम आंतरिक और बाह्य अभिव्यक्ति की बात करते हैं, भाव में हम आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं, लेकिन उसी चित्र के अगर बाह्य सौंदर्य मतलब बाहरी सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, रचनात्मक सौंदर्य की अगर हम बात करें, तो उसका पता हमें किससे चलता है, लावण्य योजना से पता चलता है। तो लिखिएगा इसमें, इसके द्वारा, इसके द्वारा ही, मतलब लावण्य योजना के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को चित्र के कलात्मक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य का पता चलता है। अगर लावण्य योजना नहीं होगा तो हम चित्र के बाह्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य का पता लगा नहीं सकते। ठीक, तो यहीं से एक
साहित्यकार हुए जिनका नाम था रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। जब रूप गोस्वामी ने जयमंगला टीका को पढ़ा और जयमंगला टीका में लावण योजना पर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने अपने ग्रंथ, रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ, इनका ग्रंथ कौन सा था? इनका ग्रंथ था उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा था कि मोती की, इन्होंने क्या लिखा था? एक स्टेटमेंट लिखा था कि मोती की मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, आप जाओ, ठीक है? हल्ला नहीं करना क्योंकि सभी देखेंगे फिर, ठीक है? डांटेंगे नहीं तुमको। हाँ, मोती की तरलता की भांति, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, भांति शोभित करने वाला गुण लावण्य होता है। शोभित करने वाला गुण लावण्य होता है। ठीक, तो जरा इसको नोट करिएगा और मैं दिखाता हूं आपको। इधर ये देखिएगा, ये है बहुत बड़ा नाटकखोर और बहुत उधम मचाता है, ठीक, और क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी है, और ये हमारा भतीजा है प्यारा प्यारा। मैं इसको नीचे छोड़ के आता हूं और आप जब तक इसको नोट करिए। हाँ जी, तो सरकार नीचे जा चुका है, ठीक, बहुत प्यारा इसका नाम है पूरा, रुद्र प्रताप सिंह राघव, ठीक। और अभी ये पढ़ने जाता है तो वो मैडमों को काफ़ी परेशान करता है, रोता बहुत है, ठीक, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और कभी आपका किसी भी व्यक्ति का घर आना होगा तो मैं मुलाकात जरूर कराऊंगा, तो स्वागत है आपका मेरे घर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो लावण्य योजना का मतलब क्या है कि जो भी चित्र के बाह्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य का जो बोध कराता है या कलात्मक सौंदर्य को जो दर्शाता है, वो किसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं? चित्र के लावण्य योजना के द्वारा दर्शा सकते हैं। और रूप गोस्वामी जो आपके साहित्यकार रहे, उन्होंने अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखा था कि मोती की तरलता के भांति अगर शोभित करने वाला गुण अगर किसी में है तो वो किस में होता है? लावण्य में होता है। और अगर लावण्य नहीं होगा तो किसी भी चित्र में मोती की तरलता की भांति हम उस चित्र को शोभित नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम पांचवें जो आपका सारंग है, जिसको हम बोलते हैं सादृश्य परीक्षण। है डालिएगा पांचवा, सादृश्य। सादृश्य परीक्षण। हालांकि इसका जो नाम होता है श्लोक के अनुसार वो केवल सादृश्य होता है, ठीक, सादृश्य परीक्षण। अब ये सादृश्य परीक्षण क्या होता है? ठीक, सादृश्य का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जैसा दिख रहा है वैसा ही उस दृश्य को क्या करना? कॉपी करना, मतलब हूबहू कॉपी करना, ठीक। अब ये तो मतलब हो गया किसका? सादृश्य का। लेकिन कला में सादृश्य का मतलब क्या हो गया? कला में सादृश्य का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि अगर हम रेखांकन एक जैसा करते हैं, उसका जो वर्ण का भंग है, मतलब उसका रंग संयोजन है, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें कि उसका जो भी भाव है चित्र का, वो भी चित्र का भाव कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि हम कि अगर उसका कोई भी
जो सौंदर्य जो लावण्य योजना है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसका प्रमाण माप सेम हो या ना हो, लेकिन उस चित्र का जो भाव है, लावण्य योजना है, वो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, उसका रेखांकन, उसका रंग संयोजन, उसका रूप, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जब हम जाकर कहेंगे कि सादृश्य परीक्षण है, अब जैसे हमारे सामने कोई भी एक चित्र रखा है, उसका हूबहू हम कॉपी करते हैं, ठीक नहीं। जैसे कि अगर कोई भी हमारे दिमाग में आया कि हमें योगी का चित्र बनाना है, तो अगर योगी का चित्र चाहे मैं बनाऊं, चाहे बनाए कोई भी दूसरा कलाकार, ठीक, तो चाहे तो मैं बनाऊं, चाहे दूसरा कलाकार हो, चाहे वो आपस में मिले हो या ना मिले हो कभी भी जिंदगी में, लेकिन अगर योगी की उसको आंख बनानी है तो उसको कैसी बनानी होगी कि वो भी चित्रकार कैसा बनाए, धनुषाकार या चापाकार बनाए, और ये भी चित्रकार कैसा बनाए, धनुषाकार या चापाकार। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति चित्र बनाना है और उसमें नेत्र दर्शा रहा है कि प्रसन्न नेत्र, मतलब प्रसन्नता भरे हुए नेत्र अगर दर्शा रहा है, तो वो भी चित्रकार कैसे दर्शाए, उसको खंजन पक्षी के समान दर्शाया जाए, और ये भी कैसा दर्शाए, खंजना पक्षी के अनुसार दर्शाए। अगर योगी के कान दर्शाने हैं तो किसके अनुसार होने चाहिए, ओम के अनुसार उसके कान होने चाहिए। तो इसका मतलब होता है सादृश्य परीक्षण कि कोई जरूरी नहीं है कि वो चित्र हमारे सामने हो। जैसे कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाते हैं, तो चाहे वो चित्र पूरा दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, चाहे वो रूप पूरी तरीके से विजुअल हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसमें मुरली बन रही है और मोरपंख लगी हुई है, तो हर चित्रकार ये समझ जाएगा, हर चित्र को देखने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये चित्र किसका है, ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसका आशय क्या होता है कि देखी हुई आकृति को उसी रूप में चित्रित करने से है। सादृश्य परीक्षण का आशय है इसका आशय देखी हुई आकृति को उसी रूप में चित्रण करने से है, उसी रूप में चित्रण करने से है, ठीक। जैसे अगर योगी की उन्होंने आकृति देखी है, तो और योगी के जो नेत्र हैं वो कैसे, धनुषाकार या चापाकार, तो उसका जब भी हम योगी का चित्र बनाएंगे तो हमने पहले आकृति देख रखी है कि योगी के जो नेत्र हैं वो कैसे बनते हैं, तो हम जब भी योगी के नेत्र बनाएंगे तो धनुषाकार चापाकार ही बनाएंगे। उसके अलावा हमने अगर बनाते हैं तो वो जो चित्र है वो योगी जैसा नहीं होगा। अब जैसे यहां से अगर बात करें कि अगर जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति का चित्र बना रहे हैं और उसमें बना रहे हैं हम कैसे, स्थिर मुख, तो स्थिर मुख कैसा होना चाहिए, वो अंडाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अंडाकार, होना चाहिए, ठीक। स्थिर मुख कैसा होना चाहिए, वो अंडाकार होना चाहिए, मतलब अंडाकार की समान होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम चंचल मुख की बात करें, चंचल मुख, तो जो चंचल मुख है वो कैसा होना चाहिए, वो पान की आकृति के समान होना चाहिए, अंडाकार आकृति के समान चंचल मुख कैसा होना चाहिए, पान की आकृति के समान, ठीक। कैसा होना चाहिए, पान की आकृति के समान होना चाहिए। अगर वही बात करें हम प्रसन्न नेत्र, प्रसन्न नेत्र कैसा होना चाहिए, खंजन पक्षी के समान होना चाहिए, खंजन
पक्षी के समान हमारे क्या होते हैं, प्रसन्न नेत्र होते हैं। किसके अनुसार? खंजर पक्षी के समान। अगर वही हम बात करें कि जो आपके जो विलासी नेत्र होते हैं, विलासी नेत्र, तो विलासी नेत्र कैसे होने चाहिए? विलासी नेत्र परवल की फांक के समान होने चाहिए। परवल की फांक के समान। ठीक। अगर वही हम बात करें कि जो आपके योगी के कान हैं, योगी के कान किस तरीके के होने चाहिए? ओम की आकृति के समान। ओम की आकृति के समान। ठीक। वही अगर हम लास्ट की बात करें तो जो आदर्श कान है वो कैसे होने चाहिए? आदर्श कान, आदर्श कान होना चाहिए गिद्ध के पंखों के समान। मतलब जब गिद्ध अपने पंखों को बैठकर जब थोड़ा सा खोलता है तो उस तरीके के कैसे होने चाहिए? आदर्श कान होने चाहिए गिद्ध के पंखों के समान आदर्श कान होने चाहिए। तो ये बात हुई किसकी? सादृश्य परीक्षण की। इसको नोट करिएगा और फिर मैं आपको लास्ट पार्ट लेकर चलता हूं, उसको हम बोलते हैं वर्ड का भंग। जब हमने कला के तत्व पढ़े थे और कला के तत्व में जब हमने बात की थी रूप या आकृति की, और चित्रसूत्र प्रकरण में हमने बात की थी किस प्रकार के कि जो आपकी आकृति कैसी होनी चाहिए, तो उसमें भी हमने इस बारे में बात की थी। और वहां थोड़ा सा डिफरेंट आपको ये मिलेगा कि जैसे स्थिर मुख, चंचल मुख, प्रसन्न नेत्र, विलासी नेत्र वहां नहीं थे। ठीक। योगी के कान नहीं थे, योगी के नेत्रों के बारे में बात की गई थी। ठीक। और योगी के कान हमने कला के तत्व में बात की थी रूप में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर चुके होंगे। अब बात करते हैं इसके हम षडांग सिद्धांत के लास्ट पार्ट की और खत्म करते हैं षडांग सिद्धांत को। लिखिएगा छठवां पार्ट, वर्ण का भंग। देखिए अगर हम वर्ण का भंग में बात करें हाँ जी, वो वीडियो थोड़ी सी पॉज हो गई थी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसी में। तो अगर हम वर्ण का भंग की बात करें तो इसमें वर्ण का अर्थ होता है, का अर्थ अगर हम बात करें तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। ठीक। वर्ण का क्या अर्थ होता है? रंग होता है। तो जो हमारा रंग संयोजन होता है किसी चित्र के लिए, उसी को हम बोलते हैं वर्ण का भंग। अब रंग से संबंधित कला के तत्वों में पूरी एक वीडियो बनाई है 40 मिनट की, आप उसको वहां देख सकते हैं। ठीक। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण का भंग का अर्थ, वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग।
जब कभी भी चित्र में हम रंग संयोजन की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णिका भंग। अब आगे जैसे कि अगर यहां हम बात करें कि वर्णिका भंग को, इसको सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कला का, इसको सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो अगर बात करें कि चित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग या षडांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो होता है आपका कौन सा, वर्णिका भंग। क्योंकि रंग संयोजन किसी चित्र में लाना, ठीक, क्योंकि रंग संयोजन से हमारे बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम लाल रंग से कोई चित्रकारी कर रहे हैं तो लाल रंग किसका प्रतीक होता है, वो आपका किसका प्रतीक होता है, वो आपका लहू का प्रतीक होता है, वो आपका युद्ध का प्रतीक होता है, वो आपके गुस्से का प्रतीक होता है, ठीक। तो अगर लाल मतलब वो आपके किसका, जोश का प्रतीक होता है। तो अगर हम बात करें तो वर्णिका भंग में जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, ठीक। और इसका आशय किससे है, रंग से है, या क्या कहें, रंग संयोजन से है, ठीक। अब आगे अगर हम बात करें कि वर्णिका भंग चित्र में रंग का महत्व दर्शाता है। वर्णिका भंग मतलब यह ऐसे लिखिएगा, इसके द्वारा ही चित्र में रंग का महत्व दर्शाया जाता है। अगर वर्णिका भंग नहीं होगा तो वर्णिका भंग मतलब रंग संयोजन, कोई भी अगर रंग है उसको हमें कहां प्रयोग करना है, ये षडांग का वर्णिका भंग बताता है, ठीक। तो रंग का जो महत्व अगर दर्शाना है तो हम किसके द्वारा, जब तक हम वर्णिका भंग नहीं करेंगे, मतलब वर्ण को सही तरीके से नहीं करेंगे, ठीक, तब तक हम किसी भी रंग का चित्र में उस तरीके से महत्व नहीं ला सकते जैसा कि हमें चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अगर बात करें हम कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि चित्रकार की सबसे कठिन साधना क्या है, तो वो वर्णिका भंग होता है। तो लिखिएगा, वर्णिका भंग चित्रकार की सबसे कठिन साधना, वर्णिका भंग को चित्रकार की सबसे कठिन साधना माना गया है। तो लिखिएगा ऐसे कि इसको चित्रकार की या कलाकार की सबसे कठिन साधना माना गया है। ठीक, इसको चित्रकार की सबसे कठिन साधना माना गया है। अब जैसे अगर हम बात करें कि रंगों के प्रकार की अगर बात करें तो रंगों के प्रकार, तो देखिए अगर चित्रसूत्र के अनुसार हम बात करें, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं चित्रसूत्र, और ये क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था कि चित्रसूत्र जो प्रकरण है वो जो ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का, ठीक, उससे लिया गया है। और उसके जो आपके कौन से 35 से जो 43वें अध्याय तक जो भी आपके जो अध्याय हैं उनको क्या बोला गया है, चित्रसूत्र प्रकरण बोला गया है। और उस वो जो आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण है उसके लिखने वाले जो कलाकार थे वो कौन थे या साहित्यकार कौन थे, इसको मुझे कमेंट में करके बताइएगा,
ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो चित्र सूत्र के अनुसार 5 प्रकार के रंगों के बारे में बताया गया है। कौन सा? लाल, नीला, पीला, काला और सफेद। तो कितने प्रकार के रंग बताए गए हैं? 5 प्रकार के, लाल, नीला, पीला, काला और सफेद। वही अगर बात करें हम कादंबरी, आज का क्वेश्चन है कि जो कादंबरी ग्रंथ है वो किसने लिखा है? ठीक, कादंबरी के अनुसार भी 5 प्रकार के रंग थे और वो कौन से थे? लाल, नीला, पीला, ये सारा कुछ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बता चुका हूं। ठीक, उसके बाद हरा और सफेद। ठीक है, तो ये था आपका षडांग सिद्धांत। और यहां आकर जो यशोधर पंडित ने कामसूत्र का जो टीकाकरण किया था जयमंगला नाम से, ठीक, वो षडांग सिद्धांत में जो उन्होंने जो 6 प्रकार के षडांग सिद्धांत बताए थे, ये 6 प्रकार के जो षडांग बताए थे, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णका भंग इत चित्र षडंगम। तो उन 6 प्रकार के जो आपका पार्ट है, जो भी आपके षडांग है, उसकी व्याख्या एक प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ की है। ठीक, आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उस बुक से लगाइएगा। ठीक, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी आप इन चीजों को देखोगे तो इसमें से हर एक पॉइंट आपका क्वेश्चन निकल कर आएगा, क्योंकि मैंने अपने जो नोट्स को इसी तरीके से तैयार किया है कि जिससे कि हर एक पॉइंट आपका क्या लगे, क्वेश्चन लगे। मैंने कल आपको दिखाया था कि आपका एक क्वेश्चन षडांग से पूछा गया था और वो क्वेश्चन कौन सा था कि कामसूत्र का टीकाकार कौन थे। ठीक, और उसमें ऑप्शन था वात्सायन, जो क्वेश्चन नंबर 44 था, जो टीजीटी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका जो पार्ट था उसको मैंने प्रॉपर तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्यार जरूर दीजिएगा। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको जो भी व्यक्ति टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहा है या एलटी ग्रेड या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है उस तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और आपका उत्तर प्रदेश में टीजीटी में या पीजीटी में आपकी एक सीट क्या हो सके, बुक हो सके। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि चित्र के रंग संयोजन सिद्धांत की और सांस्कृतिक केंद्रों की। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कला पद्धतियों की और लोक कला शैली की, और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे जो आपका पार्ट रह जाता है राष्ट्रीय ध्वज के। और फिर हम, अगर आप मुझे बताइएगा कि मैं आपके पाश्चात्य कला स्टार्ट करूं या भारतीय कला स्टार्ट करूं, तो भारतीय कला या पाश्चात्य कला जो भी आप डिसाइड करें उसमें से आपका एक जो समय अभी रहेगा कम से कम 3 से 4 वीडियो अभी आपको लगेंगे। उसके बाद आप भारतीय कला या पाश्चात्य कला जो भी आप स्टार्ट करवाएंगे उस पर हम चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।